all my viewers on my channel F1 Education. This is Manish sir and you are here studying science. तो कल हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और उसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ाते हैं और प्रकाश के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ये है हमारा वीडियो प्रकाश पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जनरल जो इंफॉर्मेशन थी, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, इनकी बात हम कल कर चुके थे। प्रकाश में रंगों का दिखना, ये बात भी हमने कल की थी। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो वीडियो है, ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अभी हमारे पास कमेंट्स आए थे कि सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाइए, तो मैं इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट करूंगा। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या होता है परावर्तन? तो हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, जो सनलाइट होती है या लाइट रे होती है, वो आगे किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण इस किसी वस्तु पर टकराती है, स्ट्राइक करती है, टकराने के बाद ये वापस लौट गई इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब होता है एयर से ही आई है, टकराने के बाद एयर में ही लौट गई है। सो ये जो रे है वो टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर वो उसी मीडियम में वापस लौट गई। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपरावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। हम परावर्तन की स्टडी करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, दर्पणों का उपयोग करते हैं। वैसे कोई भी दर्पण हो सकता है, लेकिन जनरली हमने यहाँ पे दर्शाया है, ये एक प्रकार का समतल दर्पण है। समतल दर्पण। ओके, जब कोई लाइट की रे यहाँ पर आती है, टकराती है, टकराने के बाद वापस लौटती है, टकराने वाली जो रे होती है इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण वापस निकलती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में हम छोटा सा डाल देते हैं नॉर्मल, जो कि इमेजिनरी होता है, ये रियल नहीं होता, इस वास्तविक नहीं होता। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल, जिसको हम लंब बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मल। तो इसने क्या किया है, इसने दो एंगल बना लिए। एक एंगल बन गया है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और दूसरा एंगल बन गया है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो दो एंगल बन गए हैं। ओके, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप याद रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा ही बराबर होते हैं। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम r से डिनोट करते हैं, इसको हम I से डिनोट करते हैं। ओके, तो जितना मान इसका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट का, उतना ही मान इसमें होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है किसी भी सतह पर, तो I का मान यानी कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 40 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 50 डिग्री होगा। यानी कि आप याद करिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये होता है हमारा परावर्तन
जहां पर प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। ओके, ये आपको समझ में आ गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये इसी में ही हो गया था हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया है, तो आप वैसे देख लीजिए। परावर्तन का पहला नियम यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण जो होता है हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है, एवरी कंडीशन में, चाहे जैसी ही सतह हो। ओके, परीक्षा में ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए आपको आंसर यही देना है। दूसरा इसका नियम होता है कि जो आपतन जो किरण होती है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे जो होती है, ओके, इसके अलावा हमारा जो नॉर्मल होता है और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पृष्ठ पर, एक ही सतह पर आपतित होती हैं, एक ही बिंदु पर रहती हैं, ऑन द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पर होती हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। तो दो नियम हो गए परावर्तन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम पॉइंट। तो याद रखिएगा। तीसरा हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो प्रतिबिंब आप देख लीजिए, आप जब भी एक शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे कि मैं एक मिरर के सामने खड़ा हुआ हूं, अगर मैं ये कैप, ये मार्कर है, इसको मैं राइट हैंड में पकड़े हुए हूं, तो मिरर वाली जो इमेज है वो ये जो मार्कर है वो लेफ्ट हैंड में पकड़े हुए दिखाई देगा मुझे, यानी उसमें जो व्यक्ति आएगा, मेरी जो प्रतिबिंब आएगा वो ऐसे होगा, यानी कि सर लेफ्ट हैंड में पकड़े हुए मुझे दिखाई देगा मार्कर को। तो ये जो हमारा मिरर है, मिरर यानी कि समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा लेटरल इन्वर्टेड बनता है। इसको हम कहेंगे लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि राइट जो होता है वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट जो होगा वो राइट दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपके बाएं गाल पे तिल है तो आपको वो दाएं गाल पे दिखाई देगा, दाएं गाल पे तिल है तो आपको बाएं गाल में दिखाई देगा। अगर आप कान में बाली है, दाएं कान में बाली है तो आपको वो दिखाई देगा यहाँ पर बाएं कान में पहने हुए, और बाएं कान में होगी तो वो दिखाई देगी आपको दाएं कान में पहने हुए। इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड। ओके, तो लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है, याद रख लेना, यानी कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। दूसरा क्या होता है कि आप की पूरी बॉडी, अगर पूरी बॉडी का आपको देखना है दर्पण में, समतल दर्पण में पूरी बॉडी को देखना है, तो कम से कम आपकी लंबाई का 50% लंबा कांच होना चाहिए। अगर कांच आपकी लंबाई का 50% है या 50% से अधिक है तो ही आप उसमें अपनी पूरी लंबाई को देख पाएंगे एक साथ, अन्यथा आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो आपकी लंबाई का लगभग 50% तो मिरर होना ही चाहिए, तब आप उसमें अपनी लंबाई को पूरा देख पाएंगे। तीसरा क्या होता है इसमें? तीसरा ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो दर्पण के उतने ही पीछे बनती है जितने आगे हम यहाँ खड़े होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 1 मीटर दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े हुए हैं, तो ये इमेज जो है दर्पण में अंदर भी 1 मीटर दूर पर ही बनेगी। ये जो इमेज होती है वो आभासी होती है, दर्पण के पीछे बनती है। ओके, दर्पण के पीछे बनने वाली इमेज आभासी होती है। आपकी इमेज प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा। तो अगर आप दर्पण के सामने 1 मीटर आगे खड़े हैं तो इमेज आपकी 1 मीटर पीछे बनेगी, दर्पण के आगे 2 मीटर आगे खड़े हैं तो इमेज 2 मीटर पीछे बनेगी। ये भी इसमें आता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पणों का उपयोग कहाँ होता है, समतल दर्पण कहाँ लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो समतल दर्पणों का उपयोग होता है ये होता है पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप
कैलिडोस्कोप और होता है इसका उपयोग कैलिडोस्कोप में और इसका उपयोग होता है घरों में लगा रहता है, ड्रेसिंग टेबल में समतल दर्पण। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक डिवाइस होती है जिसमें इस टाइप से रहता है, यहां पर हम दर्पण लगा देते हैं एक और यहां पर हम दूसरा दर्पण लगा देते हैं। और मान लीजिए एक दीवार है इतनी ऊंची, इसके आगे हम नहीं देख पा रहे, हमारी हाइट कम है, तो हम इस वाले पॉइंट को दीवार के उधर ऊपर रखकर और यहां से जब देखेंगे तो हमको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे हम दीवार के उधर देख पा रहे हैं बिना किसी प्रयास के। इसको आप जितना भी लंबा बनवा सकते हैं या आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पेरिस्कोप बनाना सिखाऊंगा। तो पेरिस्कोप याद रखिए, पेरिस्कोप में समतल दर्पणों का उपयोग होता है, कैलिडोस्कोप में भी समतल दर्पणों का उपयोग होता है। कैलिडोस्कोप में क्या रहता है? कैलिडोस्कोप में हम बनाते हैं जिसमें कुछ जो समतल दर्पण होते हैं उनको हम या तो इस टाइप से जोड़ के तिकोना बना सकते हैं या इस टाइप से जोड़ के हम 4 पॉइंट वाला भी बना सकते हैं और इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कांच। इसको हम देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा और इसके अंदर कांच के टुकड़े, कंचे और बहुत सारी चीज लगा दी जाती हैं जिससे क्या होता है, इसके अंदर एक छेद होता है और उससे जब अंदर देखा जाता है तो अंदर देखने पर रंग बिरंगे कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं। तो बच्चों के लिए, खेलने के लिए, सजावट के लिए बहुत अच्छा है कैलिडोस्कोप। इसको भी बनाना हम आपको सिखाएंगे वीडियो में। घरों में हम करते ही हैं, घरों में चेहरा देखने के लिए जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक ये बनता है कि ये जो कांच हैं, ये जो दर्पण हैं, ये पेरिस्कोप में लगे हुए हैं, ये किस एंगल पे लगाए जाते हैं? तो याद रखना ये 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं। पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण होते हैं ये 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। समतल दर्पण, अगर आपके पास 2 समतल दर्पण हैं और 2 समतल दर्पणों को आप विभिन्न कोणों पर रखते हैं तो विभिन्न कोणों पर रखने पर उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जैसे कि मान लिया आपने के एक जो दर्पण है इसको यहाँ रख दिया और एक दर्पण को आपने यहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। दूसरा दर्पण हमने ले लिया, दूसरा दर्पण हमने ऐसे रख दिया, एक हमने ऐसे रख दिया और इनके बीच में मान लीजिए कि एंगल इनके बीच में बन जाएगा अपना 60 डिग्री। ठीक है। तीसरा दर्पण हमने ले लिया, उनको रख दिया हमने ऐसे एक दूसरे के आमने सामने और बीच में हमने कोई वस्तु रख दी, यहाँ भी हमने बीच में कोई वस्तु रख दी, ठीक है, और यहाँ भी हमने बीच में कोई वस्तु रख दी। तो कितनी इमेज बनेगी? कितनी इमेज बनेगी? तो सिंपल है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये होती है नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस होती है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और थीटा -1 कब करते हैं? -1 तब करते हैं जब जो नंबर होता है डिवाइड करके जो नंबर आता है वो इवन में आता है। नंबर अगर इवन में आएगा तो हम -1 कर देंगे, नंबर अगर ऑड में आएगा तो हम -1 नहीं करेंगे। ऑड माने होता है विषम संख्या, इवन माने होता है सम संख्या। अगर सम संख्या में आ रही है प्रतिबिंबों की संख्या तो हम उसमें से 1 घटा देंगे और अगर विषम संख्या में आ रही है तो हम उसमें से 1 घटाएंगे नहीं। यानी प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा कैसी होती है? विषम होती है, ऑड होती है। चलिए, तो पहला हमने लिखा है 90, तो 360 अपॉन थीटा इतना है अपना 90। तो यहां पर आप डिवाइड करके देखिए तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 में से -1 करते हैं, कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई? 3। अगर हम 90 डिग्री पर रख देंगे 2 प्रतिबिंबों को तो उनके बीच में जो इमेज बनेगी वो कितनी होंगी? 3 बनेंगी। 60 का मान लीजिए आप, 360 अपॉन 60 कितना बच रहा है? 6 - 1 = 5। तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री पर रख देंगे हम दोनों प्रतिबिंबों को, तो दोनों दर्पणों को, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उसमें बनेंगे 5। अगर हम 90 डिग्री पर रख देंगे तो कितने बनेंगे? 3। अगर हम 30 डिग्री पर रख दें तो कितना हो जाएगा? देखिए 360 अपॉन 30 तो कितना आ रहा है यहाँ पर?
12 और इसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ गया 11। ओके, तो ये आपके नंबर ऑफ इमेजेस हैं, प्रतिबिंबों की संख्या। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अगर हम दो दर्पणों को 90 डिग्री पर रख देंगे तो कितनी इमेज बनेगी, यहाँ आप फॉर्मूले से निकालेंगे 3, 60 डिग्री पर रख देंगे तो कितनी इमेज बनेगी, यहाँ आपने फॉर्मूले से निकाला कितने बन गए 5 बन गए। 30 डिग्री पर रख देंगे, ये हमने फॉर्मूले से निकाला कितनी बन गई 11। अगर हम 40 डिग्री पर रख देंगे तो 40 डिग्री पर रखने पर कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पर 9 ही रहेंगी। अगर नंबर विषम संख्या में तो हम उसमें से एक नहीं घटाते हैं। ओके, अगर सम संख्या में होता है तो उसमें से हम एक घटा देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है अगर हम दोनों प्रतिबिंबों को आमने सामने रख देंगे, आमने सामने, तो उसमें कितनी इमेज बनेगी, तो इसमें इमेजों की संख्या होती है अनंत, अनंत यानी इन्फिनिटी। नंबर ऑफ इमेजेस आर इन्फिनिटी, यानी कि इसकी इमेज इसमें बनेगी, इसकी इमेज इसमें बनेगी, लगातार बनती ही जाएंगी, आपको तब तक दिखती जाएंगी इमेज जब तक इमेज का आकार छोटा होकर आपको दिखना बंद नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब हम दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख देते हैं, समांतर यानी कि पैरेलल, एक दूसरे के सामने, तो उसमें बनने वाली इमेजेस हो जाती हैं अनंत। ओके, और यहाँ आपको ये फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। अपना लास्ट पॉइंट है गोली दर्पण के प्रकार एवं उपयोग। तो गोली दर्पण जो होते हैं हमारे, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा उत्तल दर्पण जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उत्तल क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है जिसका जो पृष्ठ होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। कैसे रहता है बाहर की तरफ उभरा हुआ, ऐसे करके, ओके, बाहर की तरफ निकला हुआ। और अवतल दर्पण जो रहता है, अवतल दर्पण का कैसे रहता है, पृष्ठ ये रहता है अंदर की ओर दबा हुआ, अंदर की ओर झुका हुआ। एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक चम्मच ले सकते हैं। आप घरों में जो चम्मच यूज होती है खाना बनाने वाली, तो उसमें इस प्रकार से, तो इस प्रकार की जो पृष्ठ होगा, जो सतह होगी, उस वो क्या किसका काम करेगी, वो अवतल दर्पण का काम करेगी। और इस प्रकार की सतह होगी वो उत्तल दर्पण का काम करेगी। तो वो दोनों प्रकार के दर्पणों का काम कर रही है। दर्पण वही होता है इसमें हमारी इमेज बनती है, उसमें भी हम चम्मच में जब देखें तो हमारी इमेज उसमें बनती है। ओके, और आप देखिए अगर ऐसे करके देखोगे ना तो आपकी जो इमेज होती है वो उल्टी बन जाएगी, आपका सिर नीचे आ जाएगा और आपके पैर ऊपर पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा देखिएगा घर पे। अब गोली दर्पण के प्रकार एवं उपयोग, प्रकार हो गए, उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पणों का उपयोग होता है टॉर्च में, और टॉर्च में उपयोग होता है, और लाइट को फैलाने के लिए जो बड़े बड़े जो स्ट्रीट लाइट्स लगे रहते हैं इनको मरकरी बोलते हैं, मरकरी लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, तो उनमें भी बल्ब के पीछे, जैसे टॉर्च में, सॉरी या टॉर्च में इसका उपयोग नहीं होता, इसका उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, जहां पर लाइट को फैलाना होता है चारों तरफ। स्ट्रीट में क्या होता है, बड़ी बड़ी लाइट लगी रहती है, उनको हमको चारों तरफ फैलाना होता है, तो बल्ब के पीछे कैसा लगा रहता है, बल्ब के पीछे इस प्रकार से एक चमकीली सतह लगी रहती है और यहाँ लगा रहता है बल्ब। तो ये क्या करता है, प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। तो उत्तल दर्पणों का उपयोग वहां होता है। दूसरा कहां होता है उत्तल दर्पणों का उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग होता है आपका साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, वाहनों में जो मिरर लगे रहते हैं साइड मिरर पीछे देखने के लिए, उनमें उत्तल दर्पणों का यूज होता है। ओके, अवतल दर्पणों का उपयोग कहां होता है, अवतल दर्पणों का उपयोग वहां होता है जहां हमें लाइट को सीधा भेजना होता है, एक सीधी रेखा में। तो टॉर्च हमारे पास जो है, टॉर्च में क्या रहता है, टॉर्च में इस प्रकार से देखना आप, यहाँ पर जब बल्ब लगा रहता है उसके पीछे यहाँ पर चमकीली सतह होती है, तो ये इस प्रकार से, तो ये अवतल दर्पण का कार्य करती है और लाइट को हमेशा एक सीधी रेखा में भेजती है। ऐसे ही हमारे वाहनों की जो हेडलाइट होती है, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है, तो इसमें हम रख सकते हैं टॉर्च में और वाहनों की हेडलाइट में, जिससे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। और कहां पे यूज होता है, आंख, नाक, कान और गले के डॉक्टर जब कोई सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज
होता है। तो ये आपके यूज हो गए, ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आप इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो को एक दो बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आप आराम से इनको याद कर पाएंगे। आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा, आपको ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कल हम प्रकाश के बारे में, जो परावर्तन होता है, परावर्तन के बारे में बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।